हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर के अंदर। धुरंधर मूवी देखने के बाद यदि आपको भी अपनी पढ़ाई में धुरंधर बनना है तो इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनको भी तो धुरंधर बनाना है ना अपने को। देखो, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एमपी बोर्ड के। कर लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की सम एप्लीकेशंस है ना। ये 9 चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे को बहुत इजी लगता है, और मैं बोलता हूँ बहुत इजी सा चैप्टर है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, इजीली कर लेना। क्या लगने वाले हैं फॉर्मूले तुमको? चैप्टर 8 के मैंने वन शॉट में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले समझा दिए हैं। इसमें केवल रेशियोज लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और आपको आते हैं कि क्या क्या होते हैं। 3 मेन चीजें, लाइन ऑफ साइड किसे कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। देखो, तीनों चीजें मैं इजीली समझा देता हूं तुम्हें नॉर्मल भाषा में। ये कहाँ आती है सर? ये वन वर्ड में आ जाती है। जैसे उन्होंने बोल दिया, राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिफाइन लाइन ऑफ साइड। कुछ भी उन्होंने वन वर्ड में पूछ लिया हमसे, तो हम वन वर्ड में आंसर दे पाए, ये इनकी डेफिनेशन ये लिख पाए, है ना। और हमारा जो 1 नंबर है वो हम कैरी कर पाए। चलिए बढ़ते हैं। लाइन ऑफ साइड किसे कहते हैं? द लाइन ऑफ साइड इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि मैं भी खड़ा हूं, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप लोग कैसे अपने हाथ में मोबाइल को लेके ये लेक्चर देख रहे हो, तो मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली बोलो तो मैं कैमरे को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ से कैमरे को देख रहा हूँ, तो मेरी आंखों से लेके जो कैमरे तक का जो लाइन बन रहा है उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइड। मैंने ऊपर लाइट को देखना शुरू कर दिया, तो मेरी आंखों से लेके तो जो लाइट तक की लाइन बन रही है उसे बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइड। मैंने नीचे चेयर को देखना स्टार्ट कर दिया, तो मेरी आंखों से लेके चेयर तक जो लाइन बन रही है उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइड। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above horizontal level। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर हो तो हमारी लाइन ऑफ साइट जो रहेगी वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर बनेगी। तो लाइन ऑफ साइट जब हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर रहे और हॉरिजॉन्टल लाइन, उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उससे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और बात उन्होंने बोली है इसके अंदर कि द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट वेयर द एंगल ऑफ इज फॉर्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सिर ऐसे ऊपर उठाते हैं, सिर को क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल, समझ में आ गई बात। वैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे बोलते हैं? हम ऐसे खड़े हैं, हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं हम किसी चीज को, ऑब्जेक्ट मान लो नीचे पड़ा है, हमने नीचे देखा, हेड को कहां किया? नीचे किया, है ना। तो नीचे जैसे ही झुकाया हेड को, तो जो एंगल बना ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एंगल, ये हमारी लाइन ऑफ साइड, और ये थी हॉरिजॉन्टल लाइन। उन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। सीधी सी बात। नीचे ग्राउंड पे जाओगे, डिप्रेशन में जाना, नीचे जाना, एक ही चीज है, समझते होंगे आप लोग। एंगल ऑफ डिप्रेशन की जो डेफिनेशन होती है वो मैंने यहाँ लिख दी है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं। द एंगल formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level। लाइन ऑफ साइड कहाँ हो? बिलो द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे हो लाइन ऑफ साइड, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ये हो गया अपना बेसिक का, और ये इतना ही था बेसिक, है ना। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने उसको सही कर दिया। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched the top of vertical pole, है ना। उन्होंने क्या बोला? एक वर्टिकल पोल है और उस पर टाइटली स्ट्रेच्ड एक रस्सी बंधी हुई है, एक रस्सी बंधी हुई है किसी भी पॉइंट से, टाइटली स्ट्रेच्ड अच्छी सी। और वो आर्टिस्ट क्या कर रहा है? उस क्लाइंबिंग यानी कि उसके ऊपर चढ़ रहा है। खंबा, ऊपर बंधी रस्सी, नीचे खींच के बांध दी अपन ने, और आर्टिस्ट क्या कर रहा है? उसके ऊपर आर्ट दिखा रहा है, चढ़ रहा है ना, चढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई भैया। आगे क्या है? वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। उन्होंने क्या बोला? वो रस्सी ग्राउंड लेवल से बंधी हुई है। कहां से बंधी हुई है? ग्राउंड लेवल से बंधी हुई है। और वो जो रस्सी है
वो जो रस्सी है वो 20 मीटर की है, और वो जो रस्सी है वो ग्राउंड के साथ जहां मिल रही है वहां 30 डिग्री का एंगल बना रही है सॉरी। और हमसे जो उन्होंने पूछा है वो पूछा है किसकी हाइट पूछी है, उन्होंने हमसे हाइट पूछी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट पूछी है ना, इस पोल की हाइट पूछी है। तो इस पोल को हम मान लेते हैं कि ये पोल हमारा ए बी है, इस पॉइंट को हम पॉइंट सी मान लेते हैं, सी से वो जो रस्सी जो है वो सी पॉइंट से टाइटली स्ट्रेच्ड है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक अकेला इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर तुमने डायग्राम सही बनाया है तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो एकदम सही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो तो इस क्वेश्चन में ना डायग्राम बना दिया, 80% क्वेश्चन तो वही सोल्व है, और फिर जो क्वेश्चन में लिखा है ना वही अपने को लिखना है, बस कुछ अपने तरीके से। जैसे अपन ने पोल ए बी माना है ना, तो लेट कर दो, लेट ए बी इज द पोल whose height is h। ए बी पोल है और इसकी हाइट कितनी है, h मीटर लिख दो, है ना। ए सी इज द रोप विच इज टाइटली की स्पेलिंग देख लेना भाई, है ना, TIGHTLY, देखो सही लिख दी मैंने, टाइटली stretched the top of the vertical tower to the top of the tower। भाई इतना लिख देना काफी है ना। देखो सब टीचर्स अपने अपने हिसाब से लिखाते हैं, अपने अपनी लैंग्वेज में लिखाते हैं, अपने को इतना लिखना है कि सामने वाला पढ़े ना तो उसको सही लगे, तो केवल डिजाइन है, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर। अब देखो अपना दिमाग लगाना, एंगल यहाँ पे है, सीधी सी बात है, वर्टिकल पोल है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब हमको हाइपोटेनियस दिया है और एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस नीचे वाला होता है ना, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे पता चलता है, अभी एंगल यहाँ दिया है तो एंगल के साथ वाला क्या होता है, बेस, और उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी हमें हाइपोटेनियस दिया और क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रेशियोज निकालने होंगे। पता है ना वो पंडित जी वाला, पंडित जी के पास चलो भाई, पंडित जी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये पंडित जी के काम है ना बेटा। पंडित जी ने बोला कि सर आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का कोई भी रिलेशन चाहिए तो उसके लिए आपको साइन थीटा लेना पड़ेगा। कौन सा थीटा लेना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये साइन थीटा का रेशो, ये कोस थीटा का रेशो, ये टेन थीटा का रेशो। जब आपको इन दोनों के बीच के रिलेशन का यूज करना हो तो आप साइन थीटा का यूज करें, इन दोनों का यूज करना हो तो आप कोस थीटा करें, इन दोनों का करना हो तो आप टेन थीटा का करें। तो हमें किसका करना है भाई, पी और एच का रिलेशन यूज करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी में, बाय साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। साइन थीटा यानी कि साइन कितने डिग्री है, 30 डिग्री, तो भाई 30 डिग्री लिखता हूं। पी परपेंडिकुलर कितना है हमारा भाई, परपेंडिकुलर तो हमारा एच है, और अपॉन में हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास, वो है भैया, ठीक है समझ में आ गया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन 0 डिग्री की 0, साइन 30 डिग्री की कितनी होती है, 1/2, है ना, 45 की 1/√2 ऐसे करके होती है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2, इधर हाइट अपॉन में 20, ये 20 इधर डिवाइड में है, बराबर के इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो जो हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 अपॉन में 2, 2 से इसको काट दो, कितने टाइम कटेगा, 10 टाइम। तो हाइट कितनी आ गई भैया, 10 मीटर। हाइट कितनी आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं है, हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर, बस इसको लिख देना। सो द height of the tower is 10 मीटर। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हमने कर दिया, आ गई बात समझ में, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मैं फिर बता रहा हूं, मैथ्स में ना सिंपल सा फिनोनिमा काम करता है। आप क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो,
उसके बाद सोल्व करो, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल होते क्वेश्चन। और ये इंग्लिश में ये 2-4 लाइन लिखने का टेंशन मत लेना, कुछ भी लिख देना भले तुम, तो चलेगा, सब चलता है। तो कुछ भी मत लिखना, मैं बोल रहा हूँ खाली कुछ भी लिखने का, नहीं तो तुम कुछ भी लिख दूंगा, सर ने बोला था कुछ भी, भाई मतलब समझ रहे हो ना। चलो दूसरे पे आते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, है ना। एक कोई टावर है और उसके ऊपर जब हम नीचे से देखते हैं तो यहाँ पे एंगल बनता है 30 डिग्री का, और उस पॉइंट से जो पॉइंट उस टावर के बेस से, फुट से, कहां से, उस टावर के फुट, ये लिखा फुट से ना, फुट से कितना दूर है, 30 मीटर दूर है ना। तो हमें क्या बतानी है, हाइट ऑफ द टावर। सेम क्वेश्चन जो पिछला किया था हमने उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बस ध्यान ये रखना है यहाँ पे, यहाँ पे टावर आपका ए भी रहेगा, पॉइंट सी रहेगा, लेकिन अब एंगल के साथ वाली साइड यानी कि बेस दी है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस नहीं दिया है, और उसकी हमारे को जरूरत भी नहीं है। हमको बेस से क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, ए बी की हाइट निकालनी है, बेस से क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान रखना किससे निकालना है, बेस से परपेंडिकुलर। यानी कि हमें इस ट्रायंगल में देख लो कौन सा थीटा लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित जी से तो हमें काम पड़ना ही है। बेस से परपेंडिकुलर, बेस से परपेंडिकुलर कब निकलेगा भाई, परपेंडिकुलर बेस वाला रेशियो कौन सा है, टेन थीटा का, तो हमें ट्रायंगल में टेन थीटा लेना पड़ेगा। यहीं से तो सिलेक्ट होता है कि आप कौन सा थीटा लोगे, तो हमने सिलेक्ट कर लिया भाई, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो तीनों में से कौन सा थीटा लगेगा भाई, टेन थीटा लगेगा। बस बाकी का क्वेश्चन तो आप इजीली बना लोगे, लिख देना, है ना। लेट सोल्यूशन भी लिख देना, लेट ए बी इज द टावर with height या फिर was height is h meter and C is the point which is 30 meter away from the foot of the tower। और भी कुछ लिख सकते हैं कि हाँ भाई एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है, लिख सकते हो, बट लिखने की जरूरत नहीं है, अपन ने इतना लिख दिया काफी। अब क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय टेन थीटा, कौन सा थीटा लोगे भाई, टेन थीटा लोगे। टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा, टेन कितने डिग्री भैया, 30 डिग्री भैया। परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर नहीं पता, वही निकालना है, परपेंडिकुलर की जगह एच आ जाएगा। बेस, बेस क्या है आपका सब पता है, 30 कितना है, 30। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1 अपॉन में √3, इधर हाइट अपॉन में 30, 30 अपॉन में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, 30 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच। इरेशनल नंबर कभी भी अपॉन में नहीं होता, तो उसका क्या करना पड़ता है हमें, रेशनलाइजेशन। 30 ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे √3 है, नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइट आ जाएगी। तो ऊपर बना 30 √3, नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया 3, 3 से 30 कट गया 10 टाइम, इधर एच था, तो हमारी जो हाइट बनी वो क्या बनी, 10 √3 मीटर, है ना। क्या लिखोगे, सो द HEIGHT height of the tower is 10 √3 मीटर। देखो एक मेन चीज वापस से बता देता हूं, क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। समझना ये है कि डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा, उसके बाद ये समझना है कि थीटा कौन सा लगेगा। सिंपल से सिंपल तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। केवल 6 क्वेश्चन है, केवल 6 क्वेश्चन, ये कर लिया ना सब हो जाएगा। क्या बोला, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, एक काइट है, पतंग है जो कि उड़ रही है, ग्राउंड से कितनी ऊपर उड़ रही है वो, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ठीक है भैया। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक जो स्ट्रिंग यानी कि जो धागा जो मांझा पतंग में लगा हुआ है, उसको आप नीचे ऐसे पकड़ के
टेम्पररी उसको टाइट कर रहे हो, टेम्पररी नहीं, परमानेंटली नहीं, तो परमानेंटली में तो अपनी पतंग नीचे गिर जाएगी। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो वो जो स्ट्रिंग है ना, वो स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लिंग, है ना, कि हमें ये एज्यूम करना है कि वो जो हमारा मांझा है जिससे हम पतंग उड़ा रहे हैं वो स्लिंक नहीं कर रहा है, यानी कि कहीं पे भी ऊंचा नीचा नहीं है, इधर उधर नहीं हो रहा, वो एकदम स्ट्रेटली बंधा हुआ। ये हमें एज्यूम करना है ना, एज्यूम करना है। फिर बतानी क्या, फाइंड द लेंथ उस मांझे की, हमें वो बतानी है लेंथ की, भाई कितना लंबा हमारा मांझा है। तो मान लेते हैं कि ये हाइट है काइट की, ए बी इज द हाइट ऑफ काइट, है ना, और स्ट्रिंग जो है वो ए से लेके सी तक है। स्ट्रिंग जो है वो आपका ए से लेके तो सॉरी ए से लेके तो सी तक है ना, ए से लेके तो सी तक, वो हम मालूम में कभी भी निकल जाता है एक आध वर्ड, कोई दिक्कत नहीं भैया। 60 डिग्री, ये सी यहाँ कहां से आ गया, तो 60 डिग्री आना चाहिए, कोई बात नहीं। 60 डिग्री, सी को बाहर लिख देते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, कितनी मीटर ऊपर उड़ रही है वो, कितना मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है वो। तो हमको क्या बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है, यानी कि एसी यानी कि हाइपोटेनियस, यहाँ पे बनेगा ना 90 डिग्री। हाइपोटेनियस बतानी है हमको, दी क्या हुई है हमें, हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ, एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। जो एंगल दिया हो उसके सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, जो दिया है उसके सामने परपेंडिकुलर, उसके साथ बेस। चैप्टर 8 में क्लियर हो गया होगा ये चीज वैसे आपको। परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज निकालना, थीटा कौन सा लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। तो पी से एच निकालना, पी एच साइन थीटा, कौन सा थीटा लगेगा जी, साइन थीटा लगेगा, बस लिख दो। जो जो लिखा है आपने उधर, जो जो बनाया है आपने डायग्राम में वो लिख दो। लेट ए बी इज द HEIGHT हाइट ऑफ द काइट, है ना, AC इज द स्ट्रिंग, AC क्या है, स्ट्रिंग है, AC इज द स्ट्रिंग, है ना, बस इतना ही लिख दो। उसके आगे क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में बात कर रहे हैं हम, ABC में, ABC बाय कौन सा थीटा लगाना है, ये अभी समझाया था आपको मैंने, कौन सा थीटा लगाना भाई, साइन थीटा लगाना है, तो लिख देना बाय साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है भैया, साइन थीटा का रेशियो होता है आपका P अपॉन H, P अपॉन में H। साइन थीटा, साइन कितने डिग्री लिखना भैया, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर, वैल्यू क्या है 60। एच हाइपोटेनियस, वैल्यू क्या है, नहीं है सर, वही तो निकालनी है हाइपोटेनियस की वैल्यू, तो हाइपोटेनियस की जगह AC रख लो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, तो √3/2 होती है सर। इधर क्या है सर, इधर 60 है, इधर क्या है AC है, तो उधर चला जाएगा, AC इधर आ जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा। चलो सोल्व कर लेते हैं। इधर बचा आपका AC, इधर हो गया 60 इंटू 2, और अपॉन में कितना आ गया √3 नीचे, 2 ऊपर, AC इधर 60 का 2 में किया कितना आया 120 √3, इधर है हमारा AC, तो AC इज इक्वल टू 120, ऊपर में भी √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में भी √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे तो इरेशनल नंबर होता नहीं, उसका रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे √3 का √3 में किया तो 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 0 का 0, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 40√3 मीटर। ये आ गया हमको आंसर। क्या लिख दोगे, सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, यहां से लिख देना, सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ये बन गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी समझना क्वेश्चन को जरा, क्या बोला है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर का ऑब्जर्वर है कोई भी, ठीक है ना, 28.5 मीटर is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the
टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आइस इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। तो हमें चिमनी की हाइट बतानी है। देखो सिंपल सी कहानी समझो। सबसे पहले तो ये समझो कि ऑब्जर्वर जो है वो इतना है 1.5 है ना, और वो किसी चिमनी से कितना दूर है, चिमनी से 28.5 मीटर वो दूर है। फिर वो यहाँ से जहाँ खड़ा है वहां से चिमनी के टॉप पे देख रहा है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो उन्होंने हमसे हाइट ऑफ चिमनी पूछी है। क्या पूछी? हाइट ऑफ चिमनी। तो देखो हाइट ऑफ चिमनी कैसे निकालोगे। तो देखो करना क्या होगा आपको, 1.5 इसकी हाइट है, तो 1.5 आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी हाइट हो जाएगी। ये चिमनी की हाइट मान लो ये ऑब्जर्वर ए बी है और चिमनी आपकी सी डी है, ये पॉइंट कोई ई है ना। यहां से अगर हम देखें तो हमें एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, रेक्टेंगल बना हुआ नजर आ रहा है ना, ये 1.5, तो ये भी 1.5, ये 20.5, ये 28.5, ये भी हो जाएगी। अब ये हमें बेस दिया हुआ है, हमें क्या निकालना, ई से सी तक की डिस्टेंस निकालना, वो निकाल लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे 1.5 को जोड़ देंगे। ये हमारा नीचे जो दिया है ये है बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर वाला रेशियो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित जी के बगैर कोई काम नहीं होने वाला। पी और बी दोनों का रेशियो कौन सा है आपका, टेन थीटा वाला। कौन से थीटा वाला? टेन थीटा वाला। बस टेन थीटा लेना है हमें इसमें, जो जो हमने माना है वो हमें लिख देना है। क्या लिख दोगे? सॉल्यूशन, let AB is the observer whose height is 1.5 meter and CD is the chimney whose HIGHT height is h मीटर। हमने चिमनी की टोटल हाइट को कितना मान लिया भैया? h मीटर मान लिया है ना। CD जो है वो क्या मान लिया हमने? h मीटर मान लिया। अब हम चलेंगे डायरेक्टली इन ट्राइंगल AEC, इन ट्राइंगल AEC बाय टेन थीटा। कौन से थीटा को ले रहे हैं हम? टेन थीटा। टेन थीटा का रेशियो क्या होता है? P अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपका नहीं पता है, बेस आपको पता है। टेन थीटा, थीटा कितने डिग्री का रखना भाई? 45 डिग्री का रखना। परपेंडिकुलर नहीं पता, परपेंडिकुलर की वैल्यू में CE लिख दूं क्या? CE है ना। और बेस आपका, बेस दिया है 28.5, पता चल गया ना 28.5 की किससे आया, क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये नीचे का 28.5 तो ऊपर का भी 28.5। 1045 डिग्री की वैल्यू 1 CE अपॉन में 28.5, ये इधर डिवाइड में इधर तो मल्टीप्लाई में 28.5 मीटर इज इक्वल टू CE। CE की वैल्यू कितनी आ गई आपको? 28.5। तो फिर आप लिख सकते हो कि HEIGHT height of the chimney is CD। तो CD कैसे निकालोगे आप? CE और प्लस में ED। CE की वैल्यू क्या है? अभी निकाली हमने 28.5, CE की तो वैल्यू निकाली ना अभी 28.5। C से E तक की वैल्यू 28.5 भाई, प्लस में E से D तक की वैल्यू, E से D तक की वैल्यू कितनी है? 1.5। 28.5 में 1.5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा ना। ये 28.5 और 1.5 दोनों को मिलाए कितने हो गए? 30, 30 हो गए। ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फोर्थ टाइप भी कंप्लीट हो गया आपका ना। ध्यान रखना मैं 5-6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं करवा रहा हूँ ना, जिस तरीके से करवा रहा हूँ ना, इतना कर दिया ना तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower। हमें उस टावर की हाइट बतानी है। कुछ नहीं बोला, क्या बोला? वो बिल्डिंग 7 मीटर ऊंची है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है भैया, 7 मीटर ऊंची है
और उससे आप एक किसी केबल टावर के ऊपर देख रहे हो, केबल टावर भी तो यही, बेस तो यही होगा ना उसका। केबल टावर के ऊपर देखते हो तो जो एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है भैया, 60 डिग्री का बनता है। जब आप नीचे देखते हो तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। भाई समझ में आ गई बात सर, ये तो समझ में आ गया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालने, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ए बी मान लो वो बिल्डिंग है जिसपे हम खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से ऊपर भी देख रहे हैं, यहाँ से हम नीचे देख रहे हैं। सी डी मान लो वो टावर है, केबल टावर, जिसपे हम देख रहे हैं, जिसके टॉप पे भी देख रहे हैं और जिसके फुट पे भी देख रहे हैं। जब हमने टॉप पे देखा तो 60 डिग्री का एंगल, नीचे देखा तो 45 डिग्री का एंगल। अब यहाँ ध्यान दो, ये है 7 मीटर, कितना है ये, 7 मीटर। ये बिल्डिंग हम दी है 7 मीटर। अब इसकी मदद से मान लो हम ये निकाल लें ईडी, तो हमारा काम हो जाएगा। ईडी तो वैसे सिंपली निकल जाएगा, 7 मीटर ये है तो इसके सामने वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, है ना। हमें क्या निकालना है, हम अगर ये वाली या फिर ये वाली लाइन निकाल पाए तो हमारा काम हो जाएगा। जरा देखो, ये ए ई जो है ना, मैंने पैरेलल लाइन खींची हुई है यहाँ पे, इसके, इस बी डी के। जब भी हम पैरेलल लाइन खींचते हैं और थर्ड लाइन से उसको काटते हैं तो ये वाला एंगल 45 डिग्री का रहेगा और ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बता देता हूँ, दो लाइनें पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन काटती है उसे, तो ये वाली और ये वाली एंगल, दोनों ही एंगल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ये 45 डिग्री का तो ये भी 45 डिग्री का। हम इस ट्राइंगल में ए बी डी में चलेंगे, ये फाइंड कर लेंगे, इससे हमें ये बेस मिल जाएगा, इस बेस से हम ये वाली हाइट फाइंड कर लेंगे और उस हाइट को 7 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला था देख लेते, पहले लेट कर लेते हैं सारी चीजें जो हमने लिखी हैं। डायग्राम में वैसे आपको पूरा क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया है, ठीक है ना, लेकिन अब इसको लिखना कैसे वो समझा देता हूं। लेट ए बी इज द बिल्डिंग विच नहीं आएगा वो, was height is 7 मीटर, है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट ए बी इज द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, है ना, एंड सी डी इज द केबल टावर। ठीक है, इतना लिख दो, उसके बाद डायरेक्टली करो इन ट्राइंगल। छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे थे हम, ए बी डी में, है ना। कौन से ट्राइंगल में चल रहे हैं, ए बी डी बाय, कौन सा थीटा यूज करोगे बेटा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर से बेस निकालने के लिए कौन सा थीटा यूज करना पड़ता है हमें, जरा याद करो पंडित जी को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या यूज करना पड़ता है, टेन थीटा यूज करना पड़ता है। लिख देना बाय टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा की जगह में वैल्यू रख दूं क्या डायरेक्टली, कितनी है 45 डिग्री इज इक्वल टू, हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है 7 और बेस क्या है हमारा, वही तो निकालना है, बी डी तो निकालना है। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, इधर 7 अपॉन में बी डी, तो बी डी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। सेंटीमीटर में दिया, काय में दिया भैया, मीटर में दिया तो मीटर आ जाएगी, है ना। 7 मीटर ये वैल्यू भी आ गई आपकी। अब ये 7 मीटर हो गया तो सीधी सी बात है, आप BD को किसके इक्वल लिख सकते हो भैया, BD को AE के इक्वल लिख सकते हो, तो BD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 7 मीटर। चलो इतनी कहानी समझ में आ गई। सर आगे क्या करना, आप अगले ट्राइंगल में चल लो। कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AEC कौन सा थीटा लगाओगे, बेस हमको पता चल गया 7 मीटर है, ये भी कितना है 7 मीटर। हमें क्या निकालना, परपेंडिकुलर निकालना है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर टेन थीटा ही लेना पड़ेगा बाय टेन थीटा। टेन थीटा लोगे आप तो क्या लिखोगे, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, उधर में क्या आएगा आपका परपेंडिकुलर CE
अपॉन में क्या आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है, अब आगे कर लो। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू सी। अपॉन में कितना है 7, 7 इधर आया तो 7√3 इज इक्वल टू सी ई। यानी कि आपको सी की वैल्यू कितनी है 7√3 और बी डी की वैल्यू कितनी है 7। हमको क्या बतानी थी हाइट ऑफ द केबल टावर, हमको केबल टावर की हाइट बतानी थी। तो केबल टावर की हाइट क्या हो जाएगी भैया सीई प्लस में ईडी, सीई प्लस में ईडी, क्योंकि पूरी तो क्या है पूरी तो सी डी है। सी कितनी है हमारे पास 7√3 और ईडी कितनी है हमारे पास 7। इसको 7 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बचा √3 + 1। इसके आगे भी आप √3 की कोई एक वैल्यू होती है वो रख सकते हो, 1 पॉइंट कुछ है वैल्यू, वो रख के सोल्व कर सकते हो। यहां तक भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। जरा ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपको ऑलरेडी √3 की वैल्यू दी रहे कि 1.732 ऐसी कुछ वैल्यू आप यूज कर सकते हो, तो आपको क्या करना है लास्ट में इस √3 की जगह 1.732 ऐसा लिख देना है और दोनों को फिर प्लस कर देना है ना। नहीं दे तो कोई बात नहीं। ये 5th वाला हो गया। अब बढ़ते हैं 6th वाले की ओर। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दी हुई है, एक √3 इज इक्वल टू 1.732 है ना। उस क्वेश्चन में भी दी हो तो आप कर लेना। अभी यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of 10 मीटर tall building है ना, एक बिल्डिंग है जो 10 मीटर ऊंची है, उसके ऊपर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P है ना। क्या निकालना है, फ्लैग स्टाफ की लेंथ निकालना है और डिस्टेंस निकालना है बिल्डिंग के किससे, उस पॉइंट पी से। उन्होंने बोला है कोई पॉइंट पी है भैया, वहां से एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई जो है दी हुई है, हमें ऊंचाई कितनी दी है 10 मीटर। कितनी दी है 10 मीटर, उसकी ऊंचाई 10 मीटर है। वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। वही क्या है उसके ऊपर एक और ऐसे फ्लैग लगा हुआ है कुछ है ना, और फ्लैग स्टाफ यानी कि झंडे का जो ये डंडा लगा हुआ है, इस डंडे से हम यहाँ पे अगर एंगल बनाएंगे तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है आपका टोटल, फिर आपका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री। आई होप दिख रहा होगा, ये वाला कलर शायद आई थिंक कम दिखता है। 45 डिग्री का बन रहा है। बड़ा वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है आपका 45 डिग्री का बन रहा है। छोटा वाला कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। हमें ये बोला है कि P से उस जो भी वो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की दूरी बताओ, और क्या करो ये फ्लैग स्टाफ जो ये कितना ऊंचा है, इसकी हाइट क्या है ये भी आपको बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले तो ये हमें 10 मीटर दिया है, ये हमारी बिल्डिंग है ए बी, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऊपर का है इसको मान लेते हैं हम ए से सी तक डिस्टेंस है, जो फ्लैग लगा हुआ है, जैसे झंडे नहीं लगे होते घर के ऊपर लगे होते, गुम्बज जो होती है मंदिरों की उनके ऊपर झंडे लगे होते हैं, ऐसे ही झंडा लगा हुआ है घर के ऊपर, और उसकी हाइट हमने मान ली ए सी हाइट है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल में बात करेंगे। परपेंडिकुलर दिया है हमें, क्या दिया है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो यहाँ एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर दिया, हमें बेस निकाल लेंगे। बेस की मदद से फिर पूरी हाइट निकाल लेंगे, बी से सी तक की। बड़े वाले ट्राइंगल में चलेंगे, पूरी बी से सी तक की हाइट निकाल लेंगे। फिर बी से सी तक की हाइट में से ए बी की हाइट घटा देंगे तो ए सी की हाइट हमें आ जाएगी। सिंपल सी बात। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट ए बी इज 10 मीटर tall building and AC is the length of the flag staff। AC जो है वो किसकी लेंथ हो गई, फ्लैग स्टाफ की लेंथ हो गई है ना। इतना लिख दो, फिर डायरेक्टली लिखो इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल में हम चल रहे हैं, छोटे वाले में, ए पी बी। कौन से ट्राइंगल में, ए पी बी, बाय कौन सा थीटा भाई, परपेंडिकुलर बेस वाला रेशियो कौन से थीटा में रहता है, tan थीटा। tan कितने डिग्री, तो सर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू में फ्लैग स्टाफ, ये अपना ए बी की वैल्यू क्या है, ये है 10 सर,
और BC की वैल्यू निकालनी है B से P तक की, तो नीचे BP रख दो आपकी। BP इधर tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू 10/में BP। BP इस साइड आ गया, इधर tan√3। तो B से P तक की डिस्टेंस जो है, बेस जो आया हमारा B से P तक की डिस्टेंस वो कितनी आ गई tan√3। क्लियर क्लियर, tan√3 आ गई भैया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले ट्राइंगल में चलेंगे। कौन से ट्राइंगल में, नीचे लिखना आप लोग है ना, मेरे पास नीचे जगह कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में BPC बाय tan थीटा ही ले लें, क्योंकि अभी हमारे पास बेस है और पूरा निकालना है, B से C तक का डिस्टेंस निकालना है ना। तो tan थीटा लोगे, tan कितने डिग्री का आ जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, पूरी लेंथ कितनी है आपकी BC, ये आपका परपेंडिकुलर, बेस क्या है आपका PB। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, BC क्या है आपके पास, तो निकालना है। tan 45 डिग्री PB की वैल्यू क्या है tan√3, tan√3 डिवाइड में इससे रहेगा तो मल्टीप्लाई में। पूरी जो B से C तक की जो डिस्टेंस है आपको वो कितनी आ गई tan√3। अब आपको क्या बतानी, फ्लैग स्टॉक की भी वो बतानी हाइट। आपने ये तो दूरी तो बता दी, P से B तक की दूरी कितनी है, तो वो तो आ गई थी आपको tan√3। अब आपको फ्लैग स्टॉक की लेंथ भी बतानी है, फ्लैग स्टॉक की लेंथ है ना, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है फ्लैग स्टॉक की लेंथ। ये वाला भी कर लेते, देखो क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉक। फ्लैग स्टॉक की लेंथ क्या हो जाएगी भैया, इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि BC माइनस AC। B से C तक की डिस्टेंस में से यदि आप A से C तक की डिस्टेंस घटाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। B से C तक की डिस्टेंस क्या है tan√3, माइनस क्या करना आपको उसमें से A से C तक की डिस्टेंस, हाँ A से C तक की तो निकालनी है हमें, AB की डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी। AB की डिस्टेंस, AC तो निकालना है ना हमें, AC तो हमें निकालना है। तो AB की डिस्टेंस कितनी है आपके पास 10, 10 और 10, 10 आ गया आपका कॉमन, अंदर बच गया √3 माइनस में 1। 10 √3 की वैल्यू कितनी दी है इसमें क्वेश्चन में दी है, देखो 1.732, 1.732 माइनस 1। इसमें से इसको माइनस करोगे आप क्या आएगा आंसर, यहाँ पे लिख दो क्या 10 इंटू 1.732 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 0.732। इसका 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7.32 मीटर। यानी कि फ्लैग स्टाफ की लेंथ कितनी है 7.32 मीटर। आई होप आप ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो ये था चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वन शॉट में किया है हमने केवल 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से कर लिए तो आपकी बोर्ड एग्जाम में आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए, है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो गया हो, कुछ कहीं आपको समझ नहीं आया हो पॉइंट, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका एक वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।